Good morning, dear students. Today we will study chapter 2 of economics class 10, that is called sectors of Indian economy. हम इस चैप्टर में इंडिया की इकोनॉमी में हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या आप ये पिक्चर्स देखिए और आप देखेंगे कि ये सब लोग ना अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। ठीक है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, ठीक है, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कुली अंकल हैं, ये कुली अंकल जो हैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आंटी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी जो है हमारे आसपास होती रहती है। ठीक है, तो हम इन एक्टिविटी को कैसे समझें, कौन सी गुड्स प्रोड्यूसिंग की है, कौन सी सर्विसेज की है, वो सब हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, एक तो क्राइटेरिया क्या है कि हम इन्हें क्लासीफाई कर दें, ठीक है, ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हम क्या कह दें, सेक्टर्स कह दें। तो कुछ एक्टिविटी क्या होती है जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करके करते हैं, जैसे कॉटन का कल्टीवेशन। ठीक है, जो क्रॉप सीजन जो होता है उसमें हम कॉटन का कल्टीवेशन करता है, जिसमें हम कॉटन को प्लांट करते हैं। तो इसमें हम मेनली जो होते हैं, सारे नहीं पर मेनली जो है वो हम नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड रहेंगे, जैसे रेनफॉल कैसी आई, सनशाइन कैसा था, क्लाइमेट कैसा था। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा इस एक्टिविटी का, वो कॉटन निकल के आएगा, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें ह्यूमन फैक्टर भी है लेकिन ज़्यादातर नेचुरल फैक्टर है। उसी तरह जैसे एक एक्टिविटी हो गई डेयरी, हम इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस पे ही तो डिपेंड है एनिमल के, या हम कैसा उसे खाना दे रहे हैं, उसका फूडर कैसा है, तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मिल्क निकल के आएगा। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अब कुछ आते हैं मिनरल्स और, ठीक है, ये सब भी क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, जो हम नेचर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, मतलब वहाँ से निकाल के हम उनको यूज़ करते हैं, यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, इसे ही हम प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इसका प्रोडक्ट है, फॉर्म जो है इसकी, वो ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पे बेसिस है। और ये और जो प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ शर्ट बनाने की, तो वो कॉटन आएगी, वो नेचर से ही तो आएगी। तो कहीं ना कहीं और सेक्टर्स को भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो हेल्प करता है। तो ज़्यादातर जो है प्रोडक्ट हम उनसे ही लेते हैं, एग्रीकल्चर से मिलता है, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसलिए हम इसे एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो पहला सेक्टर कौन सा हो गया हमारा, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सी एक्टिविटी होगी, जो हम चेंज करेंगे फॉर्म को, किस तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग करके, या कोई एसोसिएटेड होगा जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये प्राइमरी के बाद स्टेप आता है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी कहते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते नेचुरल तरीके से, लेकिन हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। वो फैक्ट्री में भी हो सकता है, कोई वर्कशॉप में भी हो सकता है, और कोई घर पे भी हो सकता है। जैसे कॉटन फाइबर को हम प्लांट से यूज़ करेंगे, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर से आता है, और फिर हम उसे स्पिन और वेव करके क्लॉथ में बना देंगे। और शुगर कैन क्या है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं टू मेक गुड़ बनाना हो या शुगर बनाना हो। तो शुगर कैन तो हमें कहाँ से मिला, प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन गुड़ कहाँ से मिला, शुगर कहाँ से मिला, वो हमें मैन्युफैक्चर करके मील से मिला, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहेंगे। अर्थ जो होता है उसे हम ब्रिक में, सॉइल वगैरह जो है उसे ब्रिक में करेंगे, और ब्रिक को हम कहाँ यूज़ करेंगे, अपना घर बनाने में। तो ये जो है, इसीलिए हम इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है।
इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं इससे, इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहेंगे। 2 सेक्टर हो गए। अब आता है तीसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर। पहला प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होगा? जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को प्रोसेस करेगा, चेंज करेगा उनकी फॉर्म को और उन्हें मैन्युफैक्चर करके कोई फाइनल गुड बना देगा, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट आता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, इसमें ये अब इन दोनों से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिविटी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे जो भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, उसे हम ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ट्रक या ट्रेन के द्वारा। फिर हम उसे सोल्ड करेंगे होलसेल या रिटेल शॉप पे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा गोडाउन में। हमें क्या करना पड़ेगा? बात भी करनी पड़ेगी अपने जो कस्टमर्स हैं या जिससे हमने पैसा लिया है उन सब से। बात भी करनी पड़ेगी, लेटर सेंड करने पड़ेंगे, तो हमें कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। हमें मनी को बोरो भी करना पड़ेगा। ठीक है, मनी बोरो करनी पड़ेगी बैंक से। ठीक है, जिससे हम प्रोडक्शन कर सकें, ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं? टर्शरी एक्टिविटी के हैं, या सर्विस सेक्टर भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, जो सर्विस गुड्स बनाने के अलावा होती है उसे हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ और एक्टिविटी भी होती हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस तो नहीं करते गुड्स, लेकिन वो सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। जैसे टीचर, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो क्या हो गया? सर्विसेज हो गई। डॉक्टर हो गए, ठीक है, जो अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे वॉशरमैन, बार्बर, कोबलर, लॉयर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो करते हैं, अकाउंटिंग वर्क करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बूम हो रहा है। इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सारे जो हैं सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, ये 3 फोटोज़ भी दे रखी है आपको इजी रहेगा। हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गुड को। फिर हम सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी करते हैं, और इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड। थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, इसमें हम हेल्प करते हैं अदर सेक्टर को डेवलप होने में। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये तीनों जो एक्टिविटी हैं ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन ये इंटरडिपेंड भी हैं। चलो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कैसे। इमेजिन व्हाट यू हैव इफ हैपन। अगर इमेजिन करके देखो कि जो फार्मर्स हैं वो मना कर दे कि मैं सेल नहीं करना चाहता अपना गुड्स शुगर मिल को, तो क्या होगा? शुगर मिल क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड है सेकेंडरी सेक्टर। अगर कॉटन कल्टीवेशन कंपनीज जो हैं, कॉटन कल्टीवेशन को क्या होगा? अगर कंपनीज इंडियन मार्केट से बाय करना बंद कर दे, अदर कंट्री से करना शुरू कर दे, तो इंडिया का कॉटन कल्टीवेशन लेस प्रॉफिटेबल होगा और फार्मर्स जो हैं वो बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाएंगे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्ट को स्विच करना पड़ेगा, कॉटन से कुछ और उगाना शुरू करना पड़ेगा उस लैंड पे, और कॉटन का प्राइसेस कम हो जाएगा क्योंकि दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री। नेक्स्ट है, क्या होगा कि फार्मर्स जो हैं, तो इससे सेकंड से हमें ये पता चलता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, अगर सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी पर डिपेंड है तो प्राइमरी भी सेकेंडरी पर डिपेंड है। फार्मर्स क्या करते हैं? बहुत सारी गुड्स बाय करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। क्या होगा अगर फर्टिलाइजर्स और पंप सेट के प्राइसेस बढ़ गए? तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा
और प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होगी। अगर स्ट्राइक हो गई, ट्रांसपोर्टेटर्स जो हैं, लॉरीज जो हैं, वो वेजिटेबल मिल्क वगैरह ले जाने को मना कर दे रूरल एरियाज़ में से, तो क्या होगा, अर्बन एरिया को बहुत ही शॉर्टफॉल हो जाएगी और फार्मर्स अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो टर्शरी सेक्टर है वो भी हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं दीज थ्री आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब हम कंपेयर भी कर लेते हैं तीनों सेक्टर को। ठीक है, हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी देखी, प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं। तीनों सेक्टर जो है वो उनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि वो कितना कर रहे हैं, कितना गुड और कितना सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, और कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। एक सेक्टर में प्राइमरी में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने और टर्शरी में कितने। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्टर या एक से ज़्यादा सेक्टर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, और दूसरा थोड़ा स्मॉल इन साइज हो सकता है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, हाउ वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, कैसे करेंगे। अगर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, हमें उनको गिनना, काउंट करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत बड़ा टास्क होगा। हमें लगता है बहुत बड़ा टास्क होगा कि सारी कार्स को, कंप्यूटर को, नेल्स को, फर्नीचर को हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, उनको जोड़ना थोड़ा नामुमकिन हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सबको जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप सही हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट किया कि हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड कर लेंगे, ना कि सारा जो एक्चुअल नंबर है उन्हें ऐड करें। जैसे इन्होंने कहा कि एक 10,000 kg वीट सोल्ड हुआ 200 रुपये पर केजी में, तो वैल्यू क्या होगी 2 लाख, और 5,000 कोकोनट की 15 पर, तो 75। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड, सब तीनों सेक्टर की हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों सेक्टर के हम ऐड कर देंगे। अब हमें एक प्रिकॉशन भी लेनी पड़ेगी। क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि हर एक गुड जो प्रोड्यूस हुआ है हम उसकी उनको नहीं काउंट कर सकते। जो भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस हुई है या सोल्ड हुई है हम सबको नहीं काउंट करेंगे। हमें कौन से काउंट करने हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करना है। अगर हम हर एक गुड को काउंट करते रहेंगे, हर एक सर्विस को काउंट करते रहेंगे एवरी स्टेज पे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगी। हम एक गुड को बार बार काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, कॉटन को हमने शर्ट में ऐड कर दिया और फिर शर्ट पे भी पूरा प्राइसेस ऐड कर दिए और कॉटन के भी पूरे प्राइसेस ऐड कर दिए, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि एक फार्मर ने वीट सेल किया है फ्लोर मील को 200 रुपये केजी का। मील तो जो मील ग्रिंड्स क्राउन ने वीट को और सेल कर दिया फ्लोर बिस्कुट कंपनी को 25 रुपये में, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बिस्कुट कंपनी ने उसे फ्लोर बनाया और उसमें शुगर ऑयल करके 4 पैकेट बना के बेच दिए। कितने के, 80 रुपये, 20 रुपये पर पैकेट। अब यहाँ पे क्या है, बिस्कुट फाइनल गुड है,
ठीक है, तो हम 20 रुपये जो वीट के थे और 25 रुपये जो फ्लोर के थे वो बार बार ना ऐड करके सीधा 80 रुपये ऐड कर लेंगे। उससे क्या होगा कि बार बार एक ही प्रोडक्ट का बार बार हम काउंटिंग नहीं करेंगे। अब इन्होंने पूछा है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही क्यों काउंट कर रहे हैं। क्योंकि वीट और वीट फ्लोर जो आटा बनाया और वीट वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बिस्कुट के, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं फाइनल गुड्स या सर्विसेज को बनाने में। उनकी वैल्यू ऑलरेडी एडिड है ना, 80 रुपये में वो 20 रुपये 25 रुपये पहले से ही ऐड है, तो इसलिए उन्हें हम बार बार ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइनल गुड में ऑलरेडी एडिड है। इसमें 25 रुपये भी और 20 रुपये भी पहले से ही एडिड है। क्योंकि अगर हम फ्लोर को और वीट को सेपरेटली काउंट करना शुरू करेंगे तो हम एक ही सामान का बार बार काउंटिंग कर रहे हैं। वीट की हम बार बार काउंटिंग करे जाएंगे, बिस्कुट में भी काउंट कर लिया, वीट में भी काउंट कर लिया, वीट फ्लोर में भी काउंट कर लिया, तो ऐसे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इससे अच्छा है डायरेक्टली बिस्किट में ही काउंट कर लें। अब इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है जिसका नाम है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ दैट ईयर। मतलब कि जो भी फाइनल वैल्यू है गुड्स सर्विस की जो हमने हर एक सेक्टर में करी है उसे हम टोटल प्रोडक्शन कहेंगे, और जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा GDP निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP मतलब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एक कंट्री में बनाए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर ईयर में GDP कहलाता है। GDP से क्या पता चलता है कि एक कंट्री कितनी बड़ी है। ठीक है, अब GDP एक बहुत बड़ा टास्क है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो उसे देखती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होंगे गवर्नमेंट के उनसे वो हेल्प लेगी। इंडियन स्टेट्स जो हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी गुड्स सर्विसेज की, उनके प्राइसेस पता करेगी और फिर GDP का पता करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं सेक्टर्स में। अब शुरुआत में क्या होता है ना हर एक कंट्री में कि प्राइमरी सेक्टर मेन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इनिशियल स्टेज पे प्राइमरी सेक्टर इम्पोर्टेंट होता है। फिर क्या होगा कि मॉडर्न मेथड आएंगे और एग्रीकल्चरल सेक्टर धीरे धीरे प्रॉस्पर होता चला जाएगा। धीरे धीरे वो प्रोड्यूस ज़्यादा करना शुरू करेगा। जैसे हमारी कंट्री में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। फिर क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स ये बढ़ेंगे जो बाय करेंगे, सेल करेंगे एक्टिविटीज़ को अलग अलग। फिर ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी वगैरह ये सब भी पढ़ेंगे। फिर लेकिन क्या होगा कि हर एक इस स्टेज पे ज़्यादातर जो गुड्स होंगे वो नेचुरल प्रोडक्ट होंगे जो प्राइमरी सेक्टर पे आ रहे होंगे, और ज़्यादातर लोग जो होंगे वो प्राइमरी सेक्टर पे ही इन्वॉल्व होंगे। और सर्विसेज तो होंगी लेकिन ज़्यादातर जो लोग होंगे वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड होंगे। या जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो होगा ना उसको हमने इकोनॉमिक नहीं बनाया होगा।
जैसे पहले के टाइम में टीचर फ्री में पढ़ाते थे, पढ़ाना फ्री में ही चाहिए, लेकिन आज के टाइम में क्या बना दिया गया है, बिजनेस बना दिया गया है। ठीक है, कोई भी क्राफ्ट वगैरह होता था तो सिलाई वगैरह जो सोचो आप घर पे ही कर लिया करते थे। ठीक है, तो वो एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बन पाया था। आज क्या है, सिलाई कपड़े आते हैं तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सालों बाद मोर देन 100 ईयर न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे आने लगी। पहले क्या थी, प्राइमरी सेक्टर पे ही सब डिपेंड थे। धीरे धीरे क्या आने लगी, मशीन्स आने लगी, फैक्ट्रीज आ गई और वे बढ़ने लगी। तो जो लोग पहले ज़्यादातर काम फार्म्स में कर रहे थे, अब फैक्ट्रीज में भी काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ओवरबर्डन हो जाएगा और पैसा इतना मिलेगा नहीं, तो दे हैव टू शिफ्ट। तो लोग भी क्या करना शुरू कर देंगे, पैसा ज़्यादा कमाने लगेंगे तो ज़्यादा गुड्स भी यूज़ करना शुरू कर देंगे जो फैक्ट्रीज़ में बनेगा चीपर रेट पे। अब कोई कपड़ा अगर मैं घर में बना रही हूँ तो शायद मुझे महंगा मिल पड़ रहा हो, लेकिन फैक्ट्रीज में वही सस्ता, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है और झंझट भी नहीं है, सिलाया मिल रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा और प्रोडक्शन भी करेगा। तो शिफ्ट होता है, कंट्री वाइज शिफ्ट होता है, तो फिर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन 100 सालों में हमने देखा कि अब सेकेंडरी सेक्टर से भी शिफ्ट हो रहा है टर्शरी सेक्टर, जो डेवलप्ड कंट्री है। सेकेंड सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। क्यों? ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ये ज़्यादातर हमने जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें देखा है, और आप हमारी कंट्री में भी देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो वो सर्विस सेक्टर का है। इंडिया में भी और भी कंट्रीज़ में भी यही पैटर्न हमें देखने को मिला है। ठीक है।